तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे दोनों चैनल्स पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स आई हैं, जिसकी वजह से मेरे दोनों चैनल्स की अपलोडिंग ऑफ हो चुकी है। इसीलिए मैं अब न्यू चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। आप लोगों को आगे से मेरी न्यू वीडियोस इसी चैनल पर ही मिलने वाली हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लियो फॉरबिडन लैंड में एक माउंटेन के ऊपर चढ़ जाता है, जहां पर उसे वो डिवाइन वाटर भी दिखाई देता है, जो कि उसकी इंजरीज को हील कर रहा होता है और उसकी पावर को रीगेन करने में उसकी हेल्प करता है। और उसके साथ वहां पर उसे डिवाइन फ्रूट्स भी मिल जाते हैं। वो वहां पर 9 डिवाइन फ्रूट्स की एनर्जी को कंबाइन करके एब्जॉर्ब करता है, तो उसकी इंजरीज जो कि हेवन डाउ फॉर्मेशन की तरफ से उसे दी गई थी वो भी खत्म हो जाती है, यानी वो पूरी तरह से रिकवर हो गया था। और साथ में उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, जिसकी वजह से वो अब 4th लेवल के सेकंड स्टेज में भी आ गया था। मगर दूसरी तरफ से जी फैमिली वो उसे पकड़ने के लिए जेंग वानचेंग के घर घुस जाती है और वहां पर उसे पकड़कर वापस अपने जी रेजिडेंस में लेकर जाती है। और वहां पे मौजूद लोग देखते हैं कि उस ओल्ड मैन को जी फैमिली के लोग घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आखिर ये शख्स है कौन। पर एक बंदा कहता है कि अरे ये तो वही है जो कि ईस्टर्न सिटी में एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता है। मगर जी फैमिली के सोल्जर्स कहते हैं कि तुम लोग इसका हशर देखना चाहते हो ना, तो फिर आ जाओ, देखो कि जी फैमिली को ऑफेंड करने का क्या नतीजा होता है। जब वो लोगों से जी फैमिली के एल्डर्स के पास लेकर आते हैं, तो वहां पे मौजूद वो ओल्ड ग्रैनी भी मौजूद होती है। उससे कहा जाता है कि वो बंदा इसे बचाने के लिए आया क्यों नहीं, आपने तो कहा था कि वो रूथलेस बंदा इसे बचाने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा। तो वो ग्रैनी कहती है कि तुम सब लोग बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि वो यहाँ पर उसे बचाने के लिए जरूर आएगा, और जब वो यहाँ पहुंचेगा तो फिर वो हमारे जाल में फंसेगा और उसे यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। जी फैमिली का एक सोल्जर कहता है कि वो लड़का लियो तो मरने वाला है, वैसे भी हेवन डाउ फॉर्मेशन की वजह से उसकी बॉडी में जो कर्स मार्क हैं वो बहुत जल्द उसकी जान ले लेंगे, हमें उससे लड़ने की क्या जरूरत है। मगर वो ग्रैनी कहती है कि मैं उसे इतनी आसान मौत मरने नहीं दूंगी, उसने मेरे एक लॉयल सर्वेंट को मारा है और ऊपर से हमारी जी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक को भी चुराया है, तो उसे एक दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए। और ऊपर से अगर वो फॉरबिडन लैंड में सरवाइव कर जाता है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। मगर यहाँ पे एक सोल्जर कहता है कि अगर हमने उसे मार दिया तो गॉड किंग टाइशू को पता चल जाएगा, क्योंकि गॉड किंग टाइशू ने अपना सील मार्क उसकी बॉडी में लगाया है। मुझे नहीं लगता कि हमारी जी फैमिली वो गॉड किंग टाइशू से पंगा ले सकती है। मगर ग्रैनी कहती है कि मैं किसी सूरत भी उस लड़के को नहीं छोड़ना चाहती, मैं उसके जिस्म से उसका गोश्त निकाल कर उसे बॉयल करके उसे कुत्तों को खिलाऊंगी। आज जो कुछ भी यहाँ पर होगा उसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी, गॉड किंग टाइशू को मैं खुद से हैंडल करूंगी। पर यहाँ पर वो सोल्जर दोबारा कहता है कि हम लोग इस ओल्ड मैन को टॉर्चर क्यों कर रहे हैं, इसे इस तरह टॉर्चर करने से मुझे लगता है कि हमारी जी फैमिली की रेपुटेशन खराब होगी। ये सुनते ही वो ग्रैनी उसे वहीं पे ही खत्म करवा देती है और कहती है कि ये बंदा बहुत ज्यादा शोर मचाता है। ग्रैनी को इस तरह अपने ही बंदों को मारता देखकर उसके अपने ही सोल्जर उसके खिलाफ हो जाते हैं, मगर क्योंकि ग्रैनी वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो लोग मजबूरन उसकी बात मानते हैं। और ग्रैनी उन्हें ऑर्डर देती हुए कहती है कि सबसे पहले तुम लोग इस ओल्ड मैन के दोनों हाथ काट दो, ये हमारी तरफ से सब लोगों को एक वार्निंग होगी। 1 घंटे के बाद फिर हम लोग इसके पैर भी काटेंगे। मैं सिर्फ दुनिया को ये दिखाना चाहती हूँ कि जी फैमिली के साथ पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। कहने की देर थी कि एक वॉरियर फौरन से उस ओल्ड जेंग वानचेंग के पास जा पहुंचता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी मर्तबा कह रहा हूँ, जो कुछ तुमसे पूछा जा रहा है वो सच सच बता दो, अगर तुम नहीं बताओगे तो फिर तुम्हारी जान कोई भी नहीं बचा सकता, ना ही वो लियो बचा सकता है। मगर वो ओल्ड मैन कहता है कि मैं जानता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो फिर मैं तुम लोगों को कैसे बताऊं। ये बात उस वॉरियर को गुस्सा दिलाती है, जिसकी वजह से वो फौरन से अपनी स्पिरिचुअल स्वॉर्ड क्रिएट करते हुए उसके दोनों ही हाथ काटने वाला होता है। मगर अचानक फिर वहां पर लियो की एंट्री होती है और वो अपने एक ही हाथ के साथ उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। लियो को वहां पर देखकर वो सारे के सारे काफी ज्यादा डर गए थे और ग्रैनी कहती है तो फाइनली ये लड़का यहाँ पर आ ही गया। मगर लियो का भी यहाँ पर गुस्सा बिल्कुल सर चढ़कर बोल रहा था। वो ग्रैनी से कहता है कि पागल बूढ़ी औरत, तुम्हें देखे हुए काफी टाइम हो चुका है। ये कहते ही वो अपने एक हाथ से जैसे ही जोर लगाता है तो वो सोट क्रैक होना शुरू हो जाती है और उसके साथ साथ उस वॉरियर की बॉडी में भी वो क्रैक्स फैल जाते हैं और देखते ही देखते लियो उसकी बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके रख देता है और जेंग वानचेंग को वहां से छुड़वा देता है। तो
जेन वांगचेंग कहता है कि जल्दी करो, यहाँ से भाग जाओ। मगर लियो फौरन से अपनी जेड डिवाइन बोतल बाहर निकालता है और अपने दोस्त को उस बोतल के अंदर बंद कर देता है और कहता है कि तुम फिलहाल जाकर आराम करो। इन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है मैं इनसे दुगना हिसाब लूंगा। मगर यहाँ पर ग्रैनी कहती है कि सब लोग टूट पड़ो इस पर। ये सुनते ही वो सारे के सारे सोल्जर लियो पर हमला करने के लिए उसके चारों तरफ आ जाते हैं। मगर लियो एक जगह खड़ा रहता है और देखता है कि वो सारे लोग उसके करीब आ गए हैं, तो वो फौरन से अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपने साथ अपनी थंडर लाइटनिंग पावर को भी क्रिएट करता है, जो कि इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वहां पे मौजूद जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो एक जगह फ्रीज हो जाते हैं और वो थंडर लाइटनिंग आसानी के साथ उन लोगों को डिस्ट्रॉय करते हुए पूरा का पूरा ग्राउंड ही साफ कर देती है। लियो अपने नए ब्रेक थ्रू के बाद इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि वो अब किसी भी पावरफुल फैमिली से डरने वाला नहीं था। मगर जब वो ओल्ड ग्रैनी लियो को अपने करीब आता हुआ देखती है तो वो फौरन से वहां पर एक ट्रैप फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देती है, जिसमें लियो पूरी तरह से बंद हो जाता है। मगर यहाँ पर ग्रैनी वो तो खुशी के मारे झूम उठती है और वो कहती है कि फाइनली तुम मेरे कंट्रोल में आ गए। ये मेरी 3 ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रैप टेक्निक है। तुम फाइनली मेरे जाल में फंस ही गए। अब तुम यहाँ से भागकर कहीं भी नहीं जा सकते। तो लियो कहता है कि तुम्हें मारे बगैर तो मैं यहाँ से वैसे भी नहीं जाने वाला। ये कहने की देर थी कि वो उस बैरियर को तोड़ते हुए ग्रैनी की तरफ जाता है तो ग्रैनी अपने सामने एक शील्ड बनाती है, मगर लियो उसे भी चकनाचूर करते हुए ग्रैनी को पकड़कर वहां से उठाते हुए दूर ले जाता है और एक जोरदार किक के साथ वापस नीचे जमीन की तरफ उछाल फेंकता है। वो ग्रैनी जैसे ही खड़े होने वाली होती है इससे पहले ही लियो फिर से उसके पास पहुंचता है और उसे पकड़कर बहुत ही ज्यादा ऊपर ले जाता है। इतने में उसे अपने पीछे एक वेपन आते हुए दिखाई देता है तो लियो फौरन से अपने एक ही हाथ के साथ उस वेपन को वापस पीछे धकेल देता है और फिर वहां पर एक जायंट पगोटा भी उसके बिल्कुल पास से होकर गुजरता है। इतने में लियो अपनी पावर का इस्तेमाल करते ही एक स्पीयर अपनी तरफ खींच कर ले आता है और उसे जोर से ग्रैनी की बॉडी पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। मगर लियो उसे उसी स्पीयर के साथ हवा में ऊपर उठाते हुए एक दीवार के ऊपर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो मगर तुम इस ओल्ड वुमेन को यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते। मगर वो सारे एल्डर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, हमारी सीनियर को यहाँ पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। मगर लियो कहता है मैं इसे मारने के लिए आया हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये कहने के साथ वो अपना स्पीयर उसकी बॉडी में और भी अंदर तक घुसा देता है, जिससे उस ग्रैनी को काफी तकलीफ होती है। ये देखते ही जी फैमिली के वो सोल्जर अपनी पोर्टल टेक्निक को यूज करते हुए उससे ममुद्रा हैंड क्रिएट करके लियो को मारने की कोशिश करते हैं, पर लियो सिल्वर ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते ही उन ममुद्रा हैंड्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और जो ममुद्रा हैंड उसके पीछे से आ रहे होते हैं वो उन्हें रोकने के लिए ग्रैनी को उस ममुद्रा हैंड की तरफ थ्रो करता है तो ग्रैनी उससे टकराकर और भी ज्यादा जख्मी हो जाती है, जिस पर जी फैमिली के एल्डर्स और भी ज्यादा घबरा जाते हैं कि आखिर लियो को किस तरह डील किया जाए। मगर यहाँ पर वो ग्रैनी कहती है कि मेरी परवाह मत करो, मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगी, पर पहले तुम्हें इसको मारना होगा। वो सारे एल्डर लियो को चारों तरफ से आकर घेर लेते हैं, मगर एक एल्डर कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर गॉड किंग टाइशू का सील मार्क लगा हुआ है, अगर हमने इसे मार दिया तो गॉड किंग टाइशू यहाँ पर अपीयर हो जाएगा, इसीलिए हमें इसे कंट्रोल करना होगा। ये कहने के साथ वो लोग दोबारा से पोर्टल्स क्रिएट करके उसके अंदर से ममुद्रा हैंड्स को जनरेट करते हैं तो लियो उन लोगों से कहता है कि लगता है कि जी फैमिली के पास कोई और टेक्निक्स है ही नहीं, वो लोग बस बार बार एक ही टेक्निक को यूज करते रहते हैं। ये कहने के साथ वो भी उन लोगों की वही सेम टेक्निक यूज करते ही उन लोगों के ममुद्रा हैंड्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और वो एल्डर्स भी जख्मी हो जाते हैं। ये देखते ही वो ग्रैनी भागने की कोशिश करती है, पर इतने में वो स्पीयर उसकी बॉडी के आर पार घुस जाता है, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाती है और वो लियो से कहती है कि प्लीज मुझे मारो मत। मगर लियो कहता है कि तुम मौत से बचकर नहीं भाग सकती। ये कहते हुए वो अपना पंच रेडी कर लेता है, उसे मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है तो फिर से वो एल्डर्स अपीयर होते हैं और वो लियो से कहते हैं कि बस यंग मैन आज के लिए इतना काफी है। गॉड किंग टाइशू ने वैसे ही तुम्हारी और जी फैमिली के आपस की दुश्मनी को खत्म करवा दिया था, तो इसीलिए अब इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम आज हमारी सीनियर को यहाँ से जिंदा जाने देते हो तो हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हें दोबारा कभी भी तंग नहीं करेंगे। मगर लियो कहता है कि अच्छा, जब ये पागल औरत मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश कर रही थी तब तुम कहाँ
कहाँ थे? क्या उस वक्त तुम्हारी अकल घास चरने गई थी? आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस औरत को नहीं छोड़ने वाला। ये सुनते ही वो एल्डर्स कहते हैं कि यंग मैन, एक मर्तबा फिर से सोच लो, अगर तुम आज कुछ करते हो तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहने के साथ वो एल्डर फिर एक साथ अपनी पावर्स को कंबाइन कर लेते हैं और उसके साथ वहाँ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। ये देखते ही लियो भी समझ जाता है कि अब उसे जरा नेक्स्ट लेवल तक जाना होगा, क्योंकि वहाँ पर जी फैमिली के कुछ सोल्जर्स ने एक साथ मिलकर अपनी एक क्योस बॉडी क्रिएट कर ली थी, जो कि साइज में काफी ज्यादा बड़ी होती है और उसके हाथ में वेपन्स भी होते हैं। लियो यहाँ पर डरने के बजाय और भी गुस्से में आता है और वो कहता है कि अब अगर मैं तुम पर गुस्सा करूं तो फिर रोना मत। जिसे ही वो सोल्जर उस पर अपने वेपन के साथ हमला करता है तो लियो उसके वेपन के ऊपर चढ़ जाता है और उसके फेस के करीब जाने की कोशिश करता है, मगर वो वॉरियर अपनी ढाल के जरिए लियो को वहां से उछालकर पीछे धकेल देता है। मगर लियो भी वहां से पलटकर दोबारा आता है और दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, मगर यहाँ पर वो जायंट बॉडी काफी ज्यादा ताकतवर होती है और वो लियो को अपने करीब तक नहीं जाने देती। और ग्रैनी जब ये देखती है कि लियो अब थोड़ा कमजोर पड़ने लगा है तो वो कहती है कि सुनो लड़के, तुम आज यहाँ पर मेरे कंट्रोल में हो, तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, मगर आज तुम यहाँ पर मरकर ही रहोगे। लियो उस जायंट बॉडी को रोकने के लिए अपने सिल्वर ब्रेसलेट को सामने लाता है तो उसके बावजूद भी वो जायंट बॉडी उसे वापस पीछे धकेल देती है और उसके ऊपर अपनी ढाल के साथ वार करते हुए लियो को जमीन में पुश करने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पर लियो वो भी फौरन से अपनी जायंट क्योस बॉडी को समन कर लेता है, जो कि उस स्पीयर के साथ हवा में ऊपर आती है और उस जायंट बॉडी को देखकर वो तीनों ही एल्डर्स चौंक जाते हैं कि ये तो इमोर्टल किंग जियोटियान की बॉडी है। इतने में लियो उस जायंट बॉडी के साथ वॉरियर पर एक जोरदार पंच के साथ वार करता है और दोनों के बीच में फिर एक घमासान की लड़ाई शुरू होती है, जिसमें लियो बहुत ही आसानी के साथ उस सोल्जर को हैंडल कर रहा होता है और अपने फाइटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है, जिसके बाद वो उसकी ही ढाल को पकड़कर उसके ही मुंह पे मारते हुए उसके 12 बजा देता है। पर उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था, जिसकी वजह से वो उसे मुंह से पकड़ता है और ऊपर की तरफ ले जाकर बहुत ही जोर से जमीन पर दे मारता है और फौरन से अपनी स्काई पैटर्न सोर्ड क्रिएट करते हुए उस जायंट बॉडी पर जैसे ही हमला करता है तो वो सोर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि वो उस जायंट बॉडी को पूरी तरह से इरेज करके रख देती है। उसकी पावर्स को देखकर वहां पे मौजूद लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं और वो कहते हैं कि एक डिवाइन बॉडी 3 ड्रैगन मास्टर्स को अकेले हरा सकती है। आज से पहले कोई भी डिवाइन बॉडी इतने एक्सट्रीम लेवल तक नहीं गई और यहाँ पर वो ओल्ड लेडी अपनी जान बचाने के लिए वहां से रेंगते हुए आगे जा रही होती है, मगर लियो भी वहां पर पहुंच जाता है तो वो ओल्ड लेडी फिर कहती है कि प्लीज मेरी जान बख्श दो। मगर लियो कहता है कि तुम्हें शिकार करने का बहुत शौक है ना, चलो आज थोड़ा सा एंजॉयमेंट करते हैं। मगर वो ओल्ड लेडी कहती है कि प्लीज मेरे हाल पर रहम करो, तुम देखो मैं कितनी ओल्ड लेडी हूँ, तुम्हें मेरी उम्र का ही ख्याल कर लेना चाहिए। तो लियो कहता है ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम पर थोड़ा सा तरस जरूर खाऊंगा। वो ओल्ड लेडी फिर कहती है कि अगर तुम मेरी जान बख्श दो तो फिर मैं अपनी कल्टीवेशन को खुद ही डिस्ट्रॉय कर दूंगी और मैं जीयू के लिए तुम्हें कभी भी तंग नहीं करूंगी, ना ही मैं कभी तुम्हारे बीच में आकर टांग अड़ाऊंगी। प्लीज मेरी बॉडी को बिल्कुल सही हालत में यहाँ से जिंदा जाने दो। मगर लियो कहता है ठीक है, तुम्हें किसका इंतजार है, जाओ निकल जाओ यहाँ से। ये सुनकर वो ओल्ड लेडी खुश हो जाती है कि उसकी जान बच गई, मगर यहाँ पर वो दोबारा चालाकी करने की कोशिश करती है। वो पीछे जाते हुए अपने हाथों के जरिए अपनी वो स्टिक कंट्रोल करते हुए लियो को मारने के लिए वो स्टिक सीधा उसकी तरफ रिलीज करती है तो वो स्टिक लियो के बिल्कुल पीछे आकर रुक जाती है, क्योंकि लियो के चारों तरफ मौजूद एक बैरियर होता है जो कि बहुत ही आसानी से उस स्टिक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर लियो कहता है कि बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, कुत्ते की मौत है तेरा अंजाम। ये कहते हुए वो उसके मुंह पर लात मारता है, में उसे हवा में ऊपर उछाल देता है और उसके दांत भी तोड़ देता है, जिसके साथ वो उसका खेल खत्म करने के लिए स्पीयर लेता है और उसे बहुत ही जोर से उस ग्रैनी की तरफ थ्रो करता है। तो वो स्पीयर दोबारा से उसके शोल्डर में जा घुसता है और उसे घसीटते हुए दोबारा एक दीवार पर दे मारता है। उस ग्रैनी को इस हाल में देखकर सब लोग बिल्कुल चौंक गए थे कि जी फैमिली की इतनी हाई लेवल की एल्डर इतनी बुरी मौत मारी गई है। यानी इसका मतलब ये है कि एंशिएंट होली बॉडी बहुत ज्यादा ताकतवर है, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मगर इसके बारे में तो कहा गया था कि हेवन डाउ फॉर्मेशन ने इसे हर्ट किया है और ये मरने वाला था। ये सुनकर लियो के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो जानबूझकर थोड़ा सा खांसता है और उसके मुंह से कोई गोल्डन लिक्विड बाहर निकलता है, जिस पर वहां पे मौजूद लोग समझते हैं कि शायद इसके मुंह से खून निकला है। और वो उन लोगों से कहता है कि मुझे हेवन ने हर्ट किया है और
मेरे पास 6 मंथ से ज्यादा की जिंदगी नहीं है। अगर तुम लोग वाकई में मुझे मारना चाहते हो तो फिर आ जाओ। मैं खुद तो मरूंगा मगर तुम लोगों को भी अपने साथ ले मरूंगा। और अगर तुम लोग जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहने की देर थी कि सब लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंग वानचेंग वो लियो से कह रहा होता है, मैं सच में बहुत ही बेवकूफ हूँ क्योंकि मैंने कोई भी मार्शल प्रैक्टिस नहीं की। मास्टर मा युन ने मुझे अपने सेक्ट से भी निकाल दिया था। उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल बेकार हूँ। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझ में अब जरा भी हिम्मत नहीं है। इतना कहकर वो अपना मोबाइल निकालता है तो उसके मोबाइल में अभी भी बैटरी चार्ज होती है और ऊपर से उसकी तस्वीर उसकी बीवी के साथ होती है। वो उसे याद करते हुए कहता है कि पता नहीं अर्थ पर मेरी फैमिली किस हाल में होगी। मुझे बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। मगर लियो से कहता है कि मैं कुछ दिन पहले फॉरबिडन लैंड में गया था और वहाँ पर मैंने 5 व्हीलर अल्टर देखा है। मुझे लगता है कि हमारे घर वापस जाने के अब भी कुछ चांसेस मौजूद हैं। मुझे बस अब थोड़ी सी और मिस्ट्रीज को रिजोल्व करना है। उसके बाद मैं कम्प्लीटली ये जान जाऊंगा कि हम लोग किस तरह वापस अपने घर तक जा सकते हैं। तुम्हें बस मुझ पर एक मर्तबा भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम लोग दोबारा से अपने घर वापस जाएंगे। तो फिर वानचेंग कहता है कि मुझे बताओ कि अब तुम आगे क्या करने वाले हो। तो लियो कहता है कि इस दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो ज्यादा ताकतवर बनना पड़ता है और अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो तुम किसी दिन किसी न किसी कल्टीवेटर के हाथों मार दिए जाओगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी सूटेबल जगह है। ये कहने के साथ ये सीन यहीं पे कट होता है और अगले सीन में हमें दोबारा से जियो को दिखाया जाता है। वो जैसे ही दरवाजा खुलती है तो उसका भाई अंदर आता है और जियो को इस तरह देखकर वो काफी हैरान होता है कि आखिर ये इतना ज्यादा खुश क्यों है। मगर जियो से कहती है, ब्रदर तुम कैसे हो। तो उसका भाई कहता है, क्या हुआ, तुम क्या खिचड़ी पका रही हो। तो जियो कहती है कि ब्रदर मुझे लगता है कि शायद आप अभी भी उस लियो के बारे में सोच रहे हैं, शायद आप उसे मारना चाहते हैं। तो उसका भाई कहता है कि हमारी जी फैमिली ने गॉड किंग टाइशू के साथ वादा किया है कि वो लियो का रास्ता नहीं रोकेंगे। हमारे सिर्फ जी फैमिली के एक क्लान ने गलती की है और उन लोगों ने उस कसम को तोड़ा है, तो अब वो लोग खुद ही अपनी सजा भुगतेंगे। अगर वो लोग उस ग्रैनी का बदला लेना चाहें तो भी उन लोगों को पता है कि उन लोगों को गॉड किंग टाइशू नहीं छोड़ेगा। ये बात जियो को काफी अच्छी लगती है और वो कहती है कि वो लड़का लियो वो मेरा दोस्त है, मगर फिर भी उसने हमारी ग्रैनी को मारा है। पर दूसरी तरफ वो ग्रैनी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो वो इस तरह की नहीं थी। मगर उसका भाई कहता है कि वो लोग जी बायू के बोन क्लान में से हैं और ये बात हमेशा याद रखना और कभी भी किसी के साथ ज्यादा काइंडनेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं, इससे तुम्हें तकलीफ हो सकती है। ये कहते ही वो दोबारा से वहाँ से चला जाता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लियो अपने उस दोस्त वानचेंग को लेकर सीधा जुवो फेंग पीक पे आ जाता है जहाँ पर मास्टर फेंग जुवो मौजूद होता है। और वो लियो से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सारी बातें पता चल चुकी हैं और अब तुम इतने दूर मेरे पास आए हो तो क्यों ना तुम कुछ दिन यहाँ पर ठहरो और मेरे साथ यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करो। हो सकता है कि यहाँ पर प्रैक्टिस करने से तुम्हें कोई फायदा हो। मगर लियो कहता है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। ये मेरा दोस्त वानचेंग है और ये भी मेरे होम टाउन से आया है, पर ये कल्टीवेशन के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जान को हमेशा खतरा रहता है और ये हमेशा उदास रहता है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो मास्टर कहता है कि इसका सी ऑफ कल्टीवेशन पूरी तरह से सूख चुका है और ऊपर से इसके हाथ पैर भी बहुत कमजोर है। इसके पास वाइटलिटी भी बिल्कुल थोड़ी सी ही है और इसकी एज की वजह से इसके सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स भी बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। मैंने आज से पहले अपनी लाइफ में कभी भी इतना कमजोर कल्टीवेटर नहीं देखा। ये सुनकर वानचेंग कहता है, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको डिसअपॉइंट कर दिया। वो लियो से कहता है कि बस मेरे लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पे मास्टर जुवो वो उसके फोरहेड को चेक करता है और कहता है कि तुम्हारे आईब्रोज वो बिल्कुल प्योर और क्लियर है। मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे हार्ट में अभी भी थोड़ी बहुत वैल्यूज बाकी हैं, यानी कि तुम अभी भी कल्टीवेशन कर सकते हो। वो वानचेंग को बताता है कि कल्टीवेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का होना जरूरी नहीं है, तुम्हारे अंदर बस कल्टीवेशन का जज्बा होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन मेडिसिन बन जाती है। जब तुम कल्टीवेशन स्टार्ट करते हो तो तुम्हारा जोश, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी अपनी हिम्मत ही है जो कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाती है। बस अपने इरादे मजबूत कर लो। ये बात सुनकर वानचेंग कहता है कि ओल्ड मैन तुमने बिल्कुल सही कहा है। आजकल की जनरेशन वो बहुत ज्यादा डिस्करेज हो जाती है। मेरे साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। मगर मास्टर जुवो फेंग कहता है कि जब मैं पास्ट में कल्टीवेशन स्टार्ट कर रहा था तो शायद मैं भी उस वक्त बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था।
मगर जब मैंने कल्टीवेशन स्टार्ट की तो उसके बाद फिर सब कुछ बदलता गया। मैं अकेला ही था जो कि इस जू फेंग पीक पर आया था और उस वक्त मेरे पास ना कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड थी, ना ही मेरे पास कोई खास रूट्स मौजूद थी। ये सारी की सारी मुझे दूसरे मास्टर्स की तरफ से दी गई थी। इसीलिए तुम भी मेरी तरह यहाँ पर कल्टीवेशन करके एक स्ट्रॉन्ग बॉडी अचीव कर सकते हो। इसके लिए तुम्हारी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का होना जरूरी नहीं। इस दुनिया में जीनियस डिसाइपल्स भरे पड़े हैं, मगर अगर किसी की कमी है तो वो सिर्फ ऑर्डिनरी लोगों की कमी है जो कि ऑर्डिनरी बॉडी के साथ ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पर जा सके। अगर हमारी बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग हैं और हम लोग एक जीनियस भी हैं तो फिर हमारे लिए कल्टीवेशन करना आसान है और इसमें कोई खास बात नहीं है। खास बात तो तभी होती है जब कोई नॉर्मल इंसान एक इमोर्टल बन जाए, और जब तुम एक इमोर्टल बन जाते हो तो फिर ये दुनिया तुम्हारे लिए एक जेल की तरह बन जाती है और तुम यहाँ से हमेशा बाहर निकलने का सोचते हो। यहाँ मौजूद हर एक चीज हम अपने माइंड के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। में बॉन्ड्स और रूट्स का होना जरूरी नहीं होता। ये कहने के साथ वो उसे एक पत्ता देता है जो कि जेंग वानचेंग अपने हाथ में पकड़ता है तो लियो से कहता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, फौरन से उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लो। ये सुनते ही जेंग वानचेंग उसके आगे झुकते हुए कहता है कि मास्टर, मैं जेंग वानचेंग आज से आपको अपना मास्टर एक्सेप्ट करता हूँ। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है। और गाइस, मैं आजकल वीडियो थोड़ा देर अपलोड कर रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि मेरे घर पे काम चल रहा है, क्योंकि बारिशों की वजह से मेरे घर की छत गिरने वाली थी, तो इसीलिए मैंने उसे दोबारा से गिरा कर उसे नए सिरे से बनाना शुरू किया है। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और मुझे वीडियोस बनाने के लिए कहीं और जाना पड़ता है। तो अब कुछ टाइम की बात है, जब जब घर बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर से वीडियोस टाइम पर अपलोड होना शुरू होंगी। तब तक के लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें।